आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार पर। मौलिक अधिकार के मुख्य तथ्यात्मक बात सबसे पहले देखते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। यह मौलिक अधिकार भारतीय जो है संविधान में हमारे यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मौलिक अधिकार के निर्माण करने के लिए संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 50 सदस्यीय समिति गठन किया गया था और विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर इसका निर्माण किया गया है। ऐसे मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में जो है वहाँ के संविधान से हमारे यहाँ लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है हमारे यहाँ यह अनुच्छेद 12 से 32 के मध्य पूर्व में 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन के उपरांत संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है हटा दिया गया और इस प्रकार और उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, जिसमें से पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका विभाजन है, दूसरे के मध्य है ये। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है ये, इसका उल्लेख है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है और उसके उपरांत अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हमारे यहाँ भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को दिया गया है और यह जो मौलिक अधिकार है यह कहीं न कहीं एक एक नागरिकों के जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है और वह सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकार जो है वे अधिकार हैं जो एक नागरिक को उसके जन्म लेते ही भारतीय संविधान के द्वारा ये वो मूलभूत अधिकार हैं जो उसके सर्वांगीण विकास हेतु उसे जन्म से ही प्राप्त होने चाहिए। ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। मौलिक अधिकार हम एक एक मौलिक अधिकारों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसके पूर्व ये जान लेते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार हैं इन मौलिक अधिकारों को पर युक्ति संगत या युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं। इनका हम विभिन्न अनुच्छेदों में इसको हम अध्ययन विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य दिया गया है और इसमें सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें 2 अलग अलग कंसेप्ट है। पहला है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। अर्थात विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य यह है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी और सब समान है उसके समक्ष। और विधियों का समान संरक्षण अर्थात एक ही कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। इस अनुच्छेद के माध्यम से भारत में विधि के शासन की स्थापना होती है और विधि के शासन की जो अवधारणा है यह ब्रिटेन से ली गई है और यह प्रोफेसर डाइसी ने यह अवधारणा दी है। इसको स्पष्ट रूप से रेखांकित करने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि एक और अवधारणा है, वो है आपका प्रशासनिक विधि, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष स्वविवेकी शक्ति जो है प्राप्त होती है। यह अवधारणा फ्रांस में लागू है। भारत में हमारे यहाँ विधि के शासन की अवधारणा को इस अनुच्छेद के माध्यम से लागू किया गया है, लेकिन इस अनुच्छेद में कुछ युक्ति संगत निर्बंधन भी लगाए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल उसकी संवैधानिक स्थिति और पद की गरिमा को देखते हुए कहा गया है कि जब तक वो पद में रहेंगे
फौजदारी मामले उन पर नहीं चलाए जाएंगे और दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना देकर उन पर चलाया जा सकता है। फिर आते हैं हम लोग अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे कहा गया है कि इन्हीं 5 आधारों के आधार पर भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति के साथ कोई भी सार्वजनिक स्थल जैसे स्नानागार, जैसे मनोरंजन केंद्र, जैसे शिक्षा केंद्र, जैसे भोजनालय, जैसे मनोरंजन केंद्र, जैसे तालाब, कोई भी बाजार, हाट, ऐसे जगहों पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और यदि करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। इस अनुच्छेद में भी युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि खासकर जो महिलाओं और बच्चों जिनकी स्थिति हमारे यहाँ काफ़ी कमज़ोर है, यदि सरकार उनके विकास हेतु कोई विशेष कार्य योजना तैयार करती है तो इससे निवारित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, है ना, यदि सरकार उनके विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाती है तो इससे निवारित नहीं करेगी, अर्थात रोका नहीं जाएगा, ये कहा गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है हमारे यहाँ लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर जो है यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी युक्त निर्बंधन ये लगाया गया है 16(4) के अंतर्गत कि हमारे यहाँ जो है समाज जो है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं जिनकी प्रशासन में सहभागिता काफ़ी कम है, इसलिए यदि सरकार उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु उन्हें विशेष आरक्षण प्रदान करती है तो इससे रोका नहीं जाएगा, ये कहा गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। भारत जो है जाति प्रधायी समाज रहा है, जिसके कारण एक वर्ग विशेष के साथ ऐसा जो है व्यवहार होता रहा है। हमारे यहाँ ऐसी छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, विसंगतियां हैं, उसको दूर करके एक समतामूलक समाज की स्थापना हेतु यह अनुच्छेद रखा गया है। और इस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम और बाद में 1971 में इसे और कठोर बनाया गया है। और इसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है अगर इस प्रकार की गतिविधियां में संलिप्त पाया जाता है या वह किसी व्यक्ति विशेष के साथ व्यवहार करता है तो वो दंड का पात्र होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत अर्थात हमारे ब्रिटिश शासन काल में जो एलीट क्लास अभिजात्य वर्गों को जो उपाधियाँ जैसे सर की उपाधि, कैसरे हिंद की उपाधि, ऐसी उपाधियाँ जो दी जाती थी, उन उपाधियों को पूर्णतः समाप्त किया गया है और सबको समान बराबरी का दर्जा जो है दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में निवास करने वाला व्यक्ति केवल 3 उपाधियां धारण कर सकता है। पहला, भारत सरकार के द्वारा दी गई उपाधि, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में दी गई उपाधि और तीसरा सैन्य क्षेत्र में दी गई उपाधि धारण कर सकता है। अर्थात भारत सरकार के द्वारा दी गई उपाधियों में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और साथ में पद्मश्री, तथा शिक्षा के क्षेत्र में दी गई उपाधियों में कह सकते हैं हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में दी गई उपाधियों में हमारे यहाँ आते हैं जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, ये आते हैं। वहीं सेना के क्षेत्र में दी गई उपाधियों में कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ऐसी उपाधियाँ आती हैं। इसी में आगे कहा गया है यदि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा हो, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, यदि वह जो है भारत में रह रहा है और उसे किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि प्राप्त होती है तो बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के वो उसे धारण नहीं करेगा, ये इसमें कहा गया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग, ये आपका हो गया समानता का अधिकार। अब आते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से जो है
22 के मध्य दिया गया है। इसमें सबसे पहले आते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात और इस अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहले है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने और निर्बाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और साथ ही साथ 19(6) में कहा गया है कि अपनी जीविका को संचालन हेतु कोई भी अपने आजीविका के संचालन हेतु कोई भी वृत्ति व्यवसाय अपनाने की पूर्ण आज़ादी दी गई है। अर्थात ये कहा गया है कि भारत में निवास करने वाला व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि ये ऐसा अधिकार है, ये एक तरह से प्रेस की स्वतंत्रता है। आज जो हम अखबारों में मीडिया में हम देखते हैं कि बेबाक रूप से निर्भीक रूप से अपने विचारों को रखते हैं, यह वहीं से उसी मौलिक अधिकार का ही प्रयोग है। और भारत में ऐसे भी किसी भी व्यक्ति को निर्भीक रूप से अपने विचारों को रखने की पूरी आज़ादी जो है दी गई है, लेकिन इस पर एक युक्तियुक्त निर्बंधन जो है लगाया गया है। वो युक्तियुक्त निर्बंधन ये है कि यदि किसी के विचार व्यक्त करने से देश की एकता अखंडता प्रभावित हो रही हो, उच्चतम न्यायालय की आदेशों की अवमानना हो रही हो, विदेशों से हमारे संबंध खराब हो रहे हों, और यदि लोक व्यवस्था और सदाचार भंग हो रहा हो, तो इसे सरकार जो है इसे क्या कर सकती है, युक्तियुक्त निर्बंधन इस पर लगा सकती है। साथ ही दूसरा है निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अपने विचारों के प्रचार प्रसार हेतु सभा और सम्मेलन करने का पूर्णतः अधिकार है। और साथ ही साथ संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात हमारे यहाँ ये दोनों स्वतंत्रता का हम अध्ययन करें तो जितने भी राजनीतिक दल बने हुए हैं इसी आर्टिकल के तहत बने हुए हैं और अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं। और लोकतंत्र में यह एक उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त है कि अपने विचारों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने विचारों को के लिए संगठन बना सकते हैं और सभा और सम्मेलन करने की आज़ादी दी गई है। इसी में संशोधन के उपरांत सहकारी समितियां बनाने का भी जो है प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा कहीं भी निर्बाध रूप से आवागमन करने और आवास करने की बात कही गई है। इसमें भी युक्तियुक्त निर्बंधन ये लगाया गया है कि वन्य जीव जंतु के संरक्षण, साथ ही साथ अनुसूचित जनजातियों की संस्कृतियों के संरक्षण हेतु और पर्यावरण संरक्षण हेतु इसमें युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ 6वां कहा गया है कि 19(6) में कहा गया है कि भारत की इसमें ये कहा गया है कि हमारे यहाँ जो है कोई व्यक्ति कोई भी अपने जीविकोपार्जन हेतु कोई भी आजीविका वृत्ति अपनाने की आज़ादी दी गई है। अर्थात ये कहा गया है कि हमारे यहाँ जाति पर आधारित समाज रहा है और जाति पर आधारित समाज होने के कारण यहाँ जातिगत व्यवसाय भी रहे हैं। तो इसमें कहा यह बाध्यता समाप्त की गई है और बाध्यता समाप्त करके सबको कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप आजीविकोपार्जन हेतु कोई भी और रुचि के अनुरूप अपना व्यवसाय कर सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अर्थात इसमें ये कहा गया है किसी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाएगा जब वो वर्तमान में लागू कानून का उल्लंघन करता है। इसके अलावा 2 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध होता है तो अपने पसंद का वकील करने का अधिकार दिया जाएगा। और 3 में कहा गया है कि वह उसे और एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 22 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 में ये बातें कही गई हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें कहा गया है कि भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मुक्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात ये विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया जो शब्द है, ये जो एक वाक्य है, यही केवल जापान के संविधान से हमारे यहाँ लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात केवल कानूनी प्रक्रिया और कानून के दायरे में रहकर अपराध सिद्ध होने पर ही किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मुक्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य तरीके से किसी भी नागरिक को प्रताड़ित करने
और शारीरिक कष्ट पहुंचाने और उसके प्राण लेने का अधिकार नहीं दिया गया है, और यदि कोई ऐसा करता है तो वह दंड का भागीदार होगा। साथ ही इसमें बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, अर्थात प्राथमिक शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार जो है बना दिया गया है। ये जो आर्टिकल है काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में आया, इसके जुड़ने से अभी वर्तमान में आया है। अब आते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में अपराधियों के गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, अर्थात इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर जिसमें आने और जाने का समय इंक्लूड नहीं होता है, निकटतम न्यायाधीश के समक्ष उसे प्रस्तुत होना होता है और उसे कारण बताने होते हैं। यदि कारण सही पाए गए तो ठीक, अन्यथा उसे छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील करने का अधिकार दिया जाता है, और तीसरे में कहा गया है कि गिरफ्तारी के दौरान उसे अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए जो है उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 22 है। इसमें भी युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है रासुका अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाया गया है, पोटा अर्थात आतंकवादी निरोधक कानून के तहत बंदी बनाया गया है, और विदेशी शत्रु है तो उन पर, और साथ ही साथ निवारक निरोध कानून के तहत अगर कोई बंदी बनाया गया है उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, उसे प्रतिबंधित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करता हो, तो अगर उस धारा के अधिनियम के दायरे में अगर कोई अपराधी है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। निवारक निरोध कानून, ये क्या है? निवारक निरोध कानून से तात्पर्य ये कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी समस्या के निवारण करने हेतु, है ना, कुछ अपराधियों को पहले ही निरोध कर लिया जाता है, अर्थात बंदी बना लिया जाता है ताकि वो संभावित घटना न हो सके। ऐसे जो कानून है उसको निवारक निरोध कानून है। जैसे हम देखते हैं होली वगैरह के अवसर पर कुछ निगरानी शुदा जो बदमाश होते हैं उनको संभावित घटना न कर पाएँ और लोक व्यवस्था सदाचार भंग ना हो, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए उनको पहले से ही पूर्व में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये है निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून के तहत जो बंदी बनाए गए व्यक्ति हैं उनको भी अपना पसंद का वकील करने का अधिकार दिया जाता है, और 2 महीने बाद इसकी समीक्षा भी की जाती है। तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम आते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 23 से 24 के बीच दिया हुआ है, जिसमें 23 में आते हैं। 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात मानव दुर्व्यापार मतलब मनुष्यों की खरीदी बिक्री जैसी जो कुत्सित परंपराएं हैं, अमानवीय परंपराएं हैं, उसको रोक लगाने का प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से तात्पर्य जो बंधुआ मजदूरी है, वो बंधुआ मजदूरी पर जो है पूरी तरह प्रतिबंध जो है हमारे यहाँ लगाया गया है। और बंधुआ मजदूरी हमारे यहाँ एक वर्ग विशेष के साथ ज़बरदस्ती श्रम करा के उन्हें पैसे नहीं दिया जाता था, उस पर भी बैन लगाया गया है। इस प्रकार ये ऐसी सामाजिक जो हमारे यहाँ रूढ़िवादी प्रथाएं थी उसको रोक लगाने का प्रयास हुआ है। साथ ही साथ लेकिन सरकार इसमें युक्त निर्बंधन भी लगाती है कि यदि प्राकृतिक आपदा वगैरह आती है तो इस समय आपको जो है सरकार जो है कह सकते हैं श्रमदान के लिए आपको बाध्य कर सकती है। इस पर निर्बंधन ये लगाया गया है। प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाओं पर श्रमदान के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि बाल मजदूरी जैसी हमारे यहाँ जो प्रथाएं रही हैं उसको रोकने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार हमने इसके प्रथम भाग में 3 आर्टिकल पढ़े, 3 अधिकारों की चर्चा हुई है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार,
और अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला हम इसके बाद वाले भाग में करेंगे।